नमस्कार क्लास। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करूंगा वह है रिडबर्ग इक्वेशन। हमने पिछले लेक्चर्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता था और आपके पास में उसकी इक्वेशन बनती थी वेव नंबर के लिए RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। जहां मैंने आपको कहा था कि n1 और n2 इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स है मतलब वो होल नंबर हैं, उनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है। लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, इसके लिए आपको एक बार रिडबर्ग इक्वेशन को देखना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। क्या होते हैं हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल? जो आपके पास में एक एटम है, उसके सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके सेंटर में है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी लेवल्स हैं। ये आपके सामने एनर्जी लेवल्स हैं और इन्हीं एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू है वो फिक्स है। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू 1 है, n1 की 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड एनर्जी लेवल के लिए 3 है, फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए 4 है, फिफ्थ एनर्जी लेवल के लिए 5th है। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू जो है n1 और n2 की, ये एनर्जी लेवल्स की वैल्यू है, जो आपको आगे जाके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर लो एनर्जी लेवल में आता है तो वो कोई ना कोई अमाउंट में एनर्जी रिलीज जरूर करेगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में करेगा तो नो डाउट वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप उस स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फॉर्मेशन होगी, हमें उसकी वेव नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसे आप कैसे मेजर कर सकते हो। इसी के लिए आपके पास में ये इक्वेशन बनाई गई है, ये डेरिवेशन आपको बताई गई है। देखिए, आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, -2π² mz² e⁴ mk(z²e⁴) अपॉन n²h²। अब मैं कह रहा हूं आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है। हाई एनर्जी लेवल को मैंने कंसिडर कर लिया E2 और लो एनर्जी लेवल को की एनर्जी कंसिडर कर ली मैंने E1। तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, -2 की जगह 2 आएगा, π² की जगह पाई आएगा, m की जगह m आएगा, k की जगह k आएगा, z² की जगह z² आएगा, e जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वह e की जगह e आएगा, h की जगह आपके पास में h आ गया। बट जो n था उसकी जगह अब मैंने लिख दिया यहां पर n2। n2 क्यों लिखा, क्योंकि n2 मैंने माना कि ये वो एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी मैं कंसिडर कर रहा हूं E2। अब मैंने आपको कहा E2 माइनस E1, तो मेरे पास में ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई E2 की। फिर आ गया आपके पास में ये माइनस सिंबल, ये वाला। फिर E1 की बात करेंगे हम लोग, तो E1 में भी वही माइनस सिंबल पहले आएगा और उसके बाद वही 2π² mk(z²e⁴ अपॉन n1²h²। अब देखिए, माइनस से माइनस आपके पास में क्या होगा, खुलेगा जब प्लस में आएगा। तो मैंने इस वैल्यू को उठाकर और लिख दिया यहां पर, और ये वाले वैल्यू आपके पास में एज इट इज आ गई। अब यहां पर जो चीजें बदल सकती हैं, जिन चीजों में वेरिएशन आ सकता है, मैंने उनको रख दिया साइड में और बाकी को कर दिया कॉमन। तो देखिए, 2π² mk(z²e⁴ अपॉन h², इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये वैल्यूज कांस्टेंट है। तो मैंने इनको कॉमन ले लिया और 1/n1² माइनस 1/n2² मैंने ब्रैकेट में रख लिया यहां पर। अब जो आपके पास में एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है hc/λ। hc/λ को मैंने इसकी इक्वल कर लिया। अब यहां देखिए, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ। 1/λ है तो जो आपका hc वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा नीचे। तो यहां hc आ गया, h² ऑलरेडी था, h² इंटू hc किसे कहेंगे, ch³। अब देखिए आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां 2 भी है, पाई भी है, m भी है, k भी है, z भी है, e⁴ भी है, c भी है और h भी है। यहां आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, क्या कि आपका जो z है
वह है एटॉमिक नंबर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे तो 1 आएगा, हीलियम कंसिडर करेंगे तो 2 आएगा, लिथियम कंसिडर करेंगे तो 3 आएगा। व्हाटएवर जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं वह उसका एटॉमिक नंबर आएगा। तो हमने बाकी सब चीजों को एक कॉमन कांस्टेंट से उसको डिनोट कर दिया है, उसे कहते हैं आर या रिडबर्ग कांस्टेंट, और जेड स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास में जो फॉर्मूला आया ये कहलाएगा आपके पास में वेव नंबर का। अब देखिए यहां इसने जो लिया है वो लिया है इसने m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जो इलेक्ट्रॉन है उसे और न्यूक्लियस है उसे आप अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यह है आपके पास में अर्थ और यह है आपके पास सन। जिस तरीके से अर्थ आपके पास सन के चारों ओर घूमती है, उसी तरीके से जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। इसके अलावा सन भी अपने न्यूक्लियस पे करता है। अगर आप इसे अर्थ समझें, इसे आप मून समझे, तो भी वही सिनेरियो है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मून है वो अर्थ के चारों ओर कर रहा है, उसके अलावा अपनी एक्सिस पर स्पिन भी कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने यहां पर अर्थ को न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया और मून को इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहा है और अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिन कर रहा है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आपके पास में इसका मास मिलने की जगह जो आपको वैल्यू लेनी चाहिए वह लेनी चाहिए रिड्यूस्ड मास, वह लेनी चाहिए रिड्यूस्ड मास। देखिए उस रिड्यूस्ड मास को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिड्यूस्ड मास को मैं डिनोट कर रहा हूं म्यू से, 1/m प्लस 1/M। इस प्रकार से आप लोग रिड्यूस्ड मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास किस तरीके की रेडिएशंस आएंगी, किस सीरीज में आएंगी, वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम बात करें लाइमन सीरीज की, हम बात करें लाइमन सीरीज की। इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, जहां पर आपके पास में n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी, तो वह कहलाएगी लाइमन सीरीज। अगर आपके पास में मैं बात करूं बामर सीरीज की, तो आपके पास में n1 की वैल्यू यहां पर 2 है, लेकिन आपके पास में जो n2 की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होगी, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक इसी तरीके से अगर मैं पास्टन की बात करूंगा तो यहां n1 की वैल्यू 3 होगी, n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी अप टू इंफिनिटी। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूंगा तो n1 की वैल्यू 4 होगी, n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 4। फंड की बात करूंगा तो n1 की वैल्यू 5 होगी और n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 5। हम फली की बात करूंगा तो n1 की वैल्यू 6 होगी, n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 6 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां मैं आपको जो बात समझाने वाला हूं उसे समझिए। आपने n1 कुछ भी ले ली वैल्यू, मान लीजिए आपने ले ली 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह कुछ भी, बट अगर आप ले रहे हैं n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, तो आपके पास यह कहलाएगी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर आपने n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 2 ले लिया तो यह कहलाएगी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन।
अगर आपने n2 n1 n2 इक्वल टू n1 प्लस 3 ले लिया तो ये कहलाएगी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। अगर आपने n2 इंफिनिटी ले लिया, अगर आपने n2 इंफिनिटी ले लिया तो ये कहलाएगी सीरीज लिमिट, ये कहलाएगी सीरीज लिमिट। अब देखिए यहां अगर मैंने आपको कहा कि सर लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं और मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। इसका मतलब आपके पास में लाइमन सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू है वह है 1, बट n2 की वैल्यू कौन सी होगी? मैं आपको कह रहा हूं थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, n2 की वैल्यू होगी n1 प्लस 3। इसका मतलब आपके पास में यहां आ जाएगा 4। इसका मतलब अगर आपको लाइमन सीरीज में थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन लेनी है तो आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बात करी, फंड की बात कर रहा हूं, PFUND, फंड सीरीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने आपको कह दिया कि यहां पर मेरे को लेनी है सेवंथ स्पेक्ट्रल लाइन, सेवंथ स्पेक्ट्रल लाइन मेरे को यहां पे लेनी है। तो मेरे पास में बेटा जो n1 की वैल्यू है वो यहां पर वो कितनी है 5, बट जो n2 की वैल्यू है वह कितनी आएगी 5 प्लस 7 दैट इज 12। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 12th एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल में आ रहा है, तब जाकर आपको फंड सीरीज में 7th स्पेक्ट्रल लाइन की प्राप्ति हो रही है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको सीरीज लिमिट चाहिए लाइमन सीरीज के लिए तो आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में, फंड में अगर आपको चाहिए तो आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आएगा 5th एनर्जी लेवल में। इस तरीके से आप उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, आप उन रेडिएशंस की एनर्जी, उनकी वेवलेंथ, वेव नंबर, इन सारी चीजों को आप पता कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वह है इनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स। देखिए एक बार आप इसको अच्छे से पहले समझिए, इस डेरिवेशन को आप याद कीजिए। यस चिल्ड्रन, देखिए आपके इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी स्टेट में आ रहा है इंफिनिटी से। इसका मतलब अगर मैं आपके पास में बात करूं तो यहां हाइड्रोजन में सेंटर में है न्यूक्लियस 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं आपको कहूंगा कि ये कोई एक इंफिनिटी पे कोई इसकी स्टेशनरी इंफिनिटी पे हमने कोई इसका एनर्जी लेवल कंसिडर कर लिया। अब जो आपका इसका स्टेशनरी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब आपका जो n1 होगा यहां पर वो होगा 1, n1 इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर स्टेशनरी स्टेट। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन इस इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है और इस कंडीशन में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और उसकी एनर्जी आपको पता करनी है, कोई इशू नहीं है। कैसे पता करेंगे मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेक्चर्स में हम लोग कैलकुलेशंस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि मैं आप लोगों को एक वे बताऊंगा कि भाई बेटा इसको ऐसे सॉल्व करना है और आपको मैं एक फाइनल आंसर बताऊंगा। देखिए अब आपके पास में जो r की जो वैल्यू है वो यहां पर गिवन है, कोई इश्यू नहीं है। आप पुट कर दीजिए यहां पर 1.09678। आप 1/λ से लगाइए आप लोग, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है 1/λ।
1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स की बात हो रही है यहां पर। अब आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया, इंफिनिटी से फर्स्ट एनर्जी लेवल में। तो आपके पास में फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब आपको N1 इज इक्वल टू 1 और 1 का आपको करना है स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। इसका मतलब आप ये चीज देखिए, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, कोई बात नहीं। तो अब 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर में अगर आप इनफाइनाइट को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है 0। तो आपके पास में 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, 1 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस इंफिनिटी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1.09678 इंटू 10⁻² का रेसिप्रोकल आपके पास में आएगा। 1 अपॉन लैम्डा आपके उसके बराबर आ गया। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया बेटा, 1 अपॉन 1.09678 इंटू 10⁻²। डन। इस तरीके से आप लोग जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। अब इसमें भी आप चीज देखिए, आपके पास में आर किसमें दी हुई है, मीटर इनवर्स में। तो जो आपको वेवलेंथ मिलेगी वो भी किसमें मिलेगी, आपको मीटर में मिलेगी। चलिए यहां तक बात आपके पास में हुई बेटा किसकी, वेवलेंथ की। अब आपको बात करनी है एनर्जी की। तो देखिए अब आप एनर्जी लेंगे, एनर्जी किसके बराबर, एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा मतलब एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी ही है। आपको क्या डालनी है, एच और सी की वैल्यू डालनी है। एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, क्योंकि एनर्जी आपको मिल जाएगी जूल में। अब सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में है। और आपके पास में 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻²। इस तरीके से आपके पास में जब आप इसे आगे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से आप लोगों को वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको दोनों वैल्यूज आपको मैं बता रहा हूं। एनर्जी आपको मिलेगी 2.17 इंटू 2.17 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻18 माइनस में आएगा आपके पास में यहां पर और जूल। ये आपके पास में आ गई एनर्जी की वैल्यू। और वहीं आपके पास में जो वेवलेंथ की जो वैल्यू आ रही है 9.1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, 9.1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इस तरीके से आपके पास में बेटा यहां पर किसकी वैल्यू हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई, वेवलेंथ की वैल्यू हो गई। फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्लास, आपको क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं लाइमन सीरीज, इसका मतलब अब आपके पास में यहां पर जो भी कोई कंडीशन है मैंने आपको यहां पर हाइड्रोजन की मैंने आपको बताई। यहां ये कह रहा है लाइमन सीरीज के लिए, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई मेरे पास में कि जो N1 की वैल्यू है वो है 1। अब नोटिस कीजिए कि आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेनी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा तब आएगी आपके पास जब एनर्जी डिफरेंस आएगा मैक्सिमम, यानी आपके पास में यहां पर एनर्जी आएगी मैक्सिमम। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी हमेशा वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास में, एक मिनट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना आपके पास में, तो एनर्जी आपके पास में मिनिमम आएगी यहां पर। जी हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो आपके पास में एनर्जी मिनिमम आएगी। एनर्जी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो यहां जो आपकी एनर्जी है वो मैक्सिमम आएगी। क्यों मैक्सिमम आएगी आपके पास में? कि वेवलेंथ आपकी कम है तो आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब देखिए, इसका मतलब अब आपके पास में एनर्जी मिनिमम कौन से केस में आएगी? आप यहां देखिए, ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी आपके पास में? जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम आएगा।
इसका मतलब आपका जो n2 आएगा वो n1 प्लस 1 आएगा। n2 क्या आएगा आपका n1 प्लस 1। इसका मतलब अब आपके पास में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आपके पास में n2 इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप इसकी वेवलेंथ निकालिए 1 बाय लेमडा से। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, देखिए r की जगह तो मैंने r लगा दिया। हाइड्रोजन है मेरे पास तो मैंने जेड स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये r इंटू 1 स्क्वायर r, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 4। 1 माइनस 1 बाय 4 क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 बाई 4। इसका मतलब आपके पास में 3r बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू 4 बाय 3r। इस तरीके से आप लेमडा निकाल सकते हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखिए मैं बात करूंगा आपके पास में यहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या आएगा आपके पास में, जो n2 आएगा वो n1 प्लस इंफिनिटी आएगा, दैट इज इंफिनिटी। मतलब अब आपके पास में 1 अपॉन लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, r इंटू जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। क्लियर। 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपके पास में r। तो अब आपके पास में अगर लेमडा निकालनी होगी तो क्या कहलाएगा 1 बाय r। तो ये देखिए आपके पास में यहां पर मैंने आपको बात करी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी अगर हम बात करेंगे इसमें, जहां आपने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब आ रहा है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 12.157 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और अगर इसे सॉल्व करेंगे 1 बाय r को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 9.117 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फिर मैं आप लोगों से एक नया क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन गिविंग द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं यहां पर, लोएस्ट एनर्जी इन विजिबल रीजन। तो आपको विजिबल रीजन की ओर ध्यान नहीं देना, आपको यहां पर ध्यान देना है लोएस्ट एनर्जी की ओर इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो आपको यहाँ पे दो चीजों की ओर ध्यान देना है, एक तो लोएस्ट एनर्जी और एक 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू पता कर लेनी है, ठीक है। और उसके लिए आपको सबसे पहले 1 बाय लेमडा की वैल्यू पता करनी है। तो यहां देखिए आपके पास जो 1 बाय लेमडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर। अब देखिए अब r के पास में r की जो वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन है वो कितने गिवन है, 1.09678 इंटू 10 टू पावर 7, 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 इंटू। अब आपके पास में मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहा हूं, लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब आपके पास में देखिए यहां पर E2 से E1 में आ रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है। ये क्या कह रहा है यहां पर, ये सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में। तो आपके पास में यहां आ जाएगा ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। चलिए ये आपके पास में है 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू
3/4। ये वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा 1/λ की। अब आपको क्या पता करना है, डेल ई पता करना है भाई। E2 से आपके पास में E1 में गया था ना, वो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में। तो अब आपके पास में आपको पता करनी है डेल ई, और डेल ई किसके इक्वल होता है, hc/λ के। hc/λ मतलब hc इंटू 1/λ। अब आपके पास में यहाँ पर जो h की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। आपको जूल में कंसिडर कर लीजिए। आपके पास में वेवलेंथ मीटर में निकल कर आएगी तो भी कोई इशू नहीं है। अब आप c की वैल्यू भी किसमें लगाएंगे, 3 इंटू 10⁸ इंटू 1/λ 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 3/4। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपके पास में एनर्जी की वैल्यू आएगी 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। अब देखिए ये आपके पास में आ गई डेल ई जूल पर एटम आ रही है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां तक आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए बस। सबसे बड़ी चीज, अब आपको वो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम बोले, वो आपको 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम बोले, वो आपको 50 ग्राम हाइड्रोजन एटम बोले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो आपके पास में यहां पे वेट कितना है, 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी कितना होता है, 1। इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो अब आप क्या कीजिए, इसे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास में आ गया डेल ई इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जूल। अब मैं पर एटम नहीं लगाऊंगा आपके पास में यहां पर। अब मैं आपके पास में क्या है, 1 मोल की तो वैल्यू लगा रहा था मैं यहां पर। तो आपके पास में यहां पर ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की वैल्यू आ गई। क्लियर, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। आप चाहें तो इसे जूल पर मोल भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कंसिडर ही आपने 1 मोल की करी है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपके पास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज द सेम वेवलेंथ एज बामर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। कहने का सेंस क्या है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। आपके पास में यहां पर ये एक हीलियम का एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर आपको शेल्स नजर आ रही है। ये कह रहा है आपके पास में बामर ट्रांजिशन है। तो बामर ट्रांजिशन है, इसका मतलब आपके पास में जो N1 की वैल्यू हो गई वो हो गई 2, और जो आपका N2 है वो आपको बोल रहा है कि भाई फोर्स है। इसका मतलब अब आपके पास में देखिए कि यानी L M N O, आपके पास में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में बामर ट्रांजिशन में। ओके डन। और अब आपके पास में ये वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है ये निकल रही है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं, हीलियम प्लस की आपके सामने बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो ये कह रहा है कि जितनी वेवलेंथ इस रेडिएशन की है वही वेवलेंथ आपको यहां पर भी मिलनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से, हाई एनर्जी लेवल से किसी पर्टिकुलर लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो उसमें जो रेडिएशन निकलेगी व्हाटएवर, उन दोनों रेडिएशंस की वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके डन। अब देखिए, आप सबसे पहले तो
हीलियम प्लस। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में अगर मैं हीलियम प्लस की मैं बात करूं तो यहाँ पर हीलियम प्लस में जो आर है उसको आप आर रहने दीजिए। जेड है हीलियम प्लस के लिए कितना आएगा, जेड 2 आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू, अब आपके पास में कहां से कहां जा रहा है ये देखिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी 1 और n1 कितना है आपके पास 2 है, यानी 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना है आपके पास में 4, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर। ओके डन। तो 4r इंटू, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 16 आपने कॉमन ले लिया, 4 4 जा 16 माइनस, और ये आपके पास में आ गया यहाँ पर, इसका मतलब 4r इंटू 3/16, 4 से आपने इसको काटा तो क्या मिला आपको यहाँ पर 3r/4। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आ गई 1/λ की। किसके केस में ये वैल्यू आ गई आपके पास में हीलियम प्लस के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, वही वेवलेंथ आपको मिलनी चाहिए हाइड्रोजन में भी। जब वेवलेंथ की वैल्यू सेम होगी तो 1 वेवलेंथ की वैल्यू भी सेम होगी। तो अब मैं आपसे बात करूंगा हाइड्रोजन के लिए। तो यहां देखिए 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा हाइड्रोजन के लिए। आप इन दोनों को कर लीजिए इक्वल, तो आपके पास 3r/4 इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो देखिए r से आपके पास में r कैंसिल हो गया, क्या आया आपके पास में आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। नॉर्मली आपने जितने भी जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक चीज नोटिस करी होगी कि 3/4 कब आता है 1 माइनस 1/4, यानी 1/1 स्क्वायर 1 यहां पर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो यहां पिक्चर क्लियर हो रही है आपके पास में कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। क्लियर, इसका मतलब आपके पास में n1 तो है 1 और n2 की वैल्यू है 2, और आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है। यहां मैंने आपके सामने बनाया है ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये बनाया फर्स्ट एनर्जी लेवल, और यहां ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और यहां पर ये वेवलेंथ इसकी जो रेडिएशन से ये निकल रही है, और इसकी जो वेवलेंथ जो आएगी वो इसी वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो इस तरीके से आज आपने बोर एटॉमिक मॉडल पर कुछ क्वेश्चंस करे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं, रिडबर्ग इक्वेशन आपको मैंने बताई है, फॉर्मूला कैसे आता है वह मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।